नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल प्रेप एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मैं हूं आनंद और आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। तो दोस्तों, हमने बात किया था तब पिछली वीडियो में भारत के प्राकृतिक और राजनीतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा किया था आपसे। तो उसी क्लास को आगे हम कंटिन्यू करते हुए आगे आज का जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो जलवायु है। जलवायु दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी देश के, प्रदेश के, उसके आगे के जो भी कृषि होती है, वाणिज्य होता है, उद्योग होता है, संचार और परिवहन, सारी व्यवस्थाओं, इन सब में जलवायु एक अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों ये चीज़ें देखने के लिए हम ये जानना होगा कि जलवायु और मौसम, ये दोनों के अंतर को पहले आप समझिएगा। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका कि आगे आप इस वीडियो को कंटिन्यू बने रह रहे हैं। बात करते हैं जलवायु और मौसम की। जलवायु क्या होता है और मौसम, ये दो वर्ड हम लेते हैं आपके सामने। तो जलवायु जो होता है और मौसम जो दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं होती हैं, दिन के समय में जो भी, या किसी एक हफ्ते के समय में, साप्ताहिक, मंथली, जो भी मौसम में परिवर्तन होंगे वो मौसम कहा जाता है उनको। यानी कि दिन के परिवर्तन जो होते हैं मौसम में, उनको मौसम कहते हैं। ये एक अल्पकालिक अवस्था है मौसम की। ये मौसम की अल्पकालिक अवस्था है। और जो जलवायु होता है ये मौसम का ही अगला रूप है। जलवायु जब किसी जगह के स्थान के जो मौसम में जो परिवर्तन होता है वो काफ़ी दिनों तक अगर वो बना रहता है एक ही मौसम, तो उसको हम जलवायु कहते हैं। जैसे किसी प्रदेश के, किसी रीजन की अगर हम बात करें, कोई देश है, अब वहाँ की बात करें कि यहाँ की जलवायु कैसी है, तो उस जलवायु से देखने से पहले देखते हैं कि वहाँ का मौसम कैसा है और उस मौसम के जो समय अंतराल है। यानी कि अगर मौसम हफ्ता 10 दिन और महीने भर में चेंज हो रहा है तो वो मौसम होगा। और जब ये मौसम दीर्घकालिक अवस्था में हो जाएगा, कुछ 30 सालों के लगभग, 30 सालों से ज़्यादा होने लग वाले जो मौसम के कंडीशन होंगे, तो वो जलवायु कहला जाते हैं। ये एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है। ये एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों जलवायु और मौसम में ये जो मेन डिफरेंस है, इसको आपने समझा। तो जलवायु समझने के लिए आइए हम उसके सिलेबस को डिस्क्राइब करते हैं आपसे। आप ये दो वर्ड दिमाग में रखिएगा कि मौसम जो होता है वो अल्पकाल की स्थिति होती है और जलवायु दीर्घकाल की अवस्था होती है। मौसम, जलवायु की अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, सिलेबस इसलिए समझा जाता है ताकि इसके दो बेनिफिट हैं। पहला, हमें पढ़ना क्या है, और दूसरा, उसको कैसे पढ़ना है, वो क्रम क्या होगा जिससे एक के बाद एक चीज़ें जुड़ी होंगी। ज्योग्राफी में सबसे अच्छा रीज़न ये होता है अच्छा पढ़ने का कि अगर आप पिछली चीज़ों को कॉन्सेप्ट में लीजिए और आगे वाली चीज़ों को अगर आप कनेक्ट करते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती चली जाती हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने भारत के जो भौतिक और राजनीतिक प्रदेशों की बात किया था, तो उसमें हमने उस सारी चीज़ों को मैप के माध्यम से आपको समझाया कि कौन सी चीज़ें, पर्वत, पठार, नदी, झरने कहाँ पे हैं, कौन सा पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें जलवायु में कैसे निर्धारित करेंगी, समुद्र कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो आइए एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो पहला होता है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे उनकी चर्चा करेंगे। जलवायु के कारक की चर्चा कर लेंगे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है कि जो कोपेन, एक जो वैज्ञानिक थे मौसम विज्ञान के, उन्होंने जलवायु के संबंध में अपना वर्गीकरण कैसे दिया, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। इसके बाद तीसरा है
कि कारक की चर्चा कर लिया जाएगा। कोपेन के बारे में, कोपेन ने जो अपना वर्गीकरण दिया जलवायु के संबंधित में वो क्या है, और मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से प्रचलित रहे हैं। मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत जो रहे, मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत, और एक पॉइंट है चौथा कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है जो भारत में ज़्यादा प्रमुख है उसके बारे में अलग से चर्चा किया जाएगा, जिससे यहाँ की मानसूनी वर्षा वो डिसाइड होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून एक चर्चा हो जाएगा आपको। इसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद मानसूनी जो वर्षाएं होती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद, वो मानसूनी वर्षाओं की विशेषता क्या होगी, कहाँ पे ज़्यादा होंगी कहाँ पे कम होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी मानसूनी वर्षा की विशेषताएं। तो उसके बाद मानसूनी वर्षा की विशेषताएं, वर्षा का वितरण, वर्षा का वितरण, ये जो वर्षा का या मानसून का जो निवर्तन है उसके बारे में बात होगी। मानसून का निवर्तन, निवर्तन जो शब्द होता है ज्योग्राफी में इसको हम कहते हैं मानसून का लौटना। एक पॉइंट होगा कि मानसून विच्छेद, आप लोग अक्सर सुने होंगे कि मानसून विच्छेद क्या चीज़ है, इसके बारे में भी चर्चा होंगी। और अगला पॉइंट हम लेते हैं कि ऋतु जो होती है भारत में कौन कौन सी ऋतुएं हैं। वैसे तो ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु होती है, पर मुख्यतः हम दो ऋतुओं की बात करेंगे यहाँ पे, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, क्योंकि वर्षा के बारे में चर्चा हम जब कर लेंगे तो वहाँ के वर्षा के वितरण हो जाएगा। तो ये जलवायु के जो टॉपिक हैं ये उसके सिलेबस हैं, इनके आधार पे इंडियन जलवायु कैसे कैसे हम पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो आइए दोस्तों एक एक टॉपिक एक एक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को ईजिली पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। जब आपको जलवायु के टॉपिक समझ में आने लगेंगे तो इसको अगली क्लास से आप लिंक करते चले गए और भी अच्छा से यह समझ में आने लगेगा आपको। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था आपसे कि जो जलवायु से संबंधित जो कौन कौन से कारक होते हैं, तो जलवायु से कारक को समझने के लिए भारत के मैप को एक बार ध्यान दीजिएगा। ये भारत का मैप है हमारा। कारक क्या होंगे जो किसी जगह के जलवायु को निर्धारित करेंगे, वो कौन से कारक ऐसे होते हैं। वो कौन से कारक होते हैं जो जलवायु को निर्धारित करेंगे। इधर दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पे ये हिमालय क्षेत्र है। यहाँ जो है तिब्बत का पठार, ये तिब्बत का पठार है जो चाइना से लगा हुआ है। भारत की भी सीमा इससे बनाता है, नेपाल की भी, भूटान की भी सीमा इससे लगी हुई है। तिब्बत का पठार, इधर हमने अरब सागर, ये इधर है, और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाले कुछ प्रमुख कारक होते हैं जो भारत को अन्य देशों से अलग बनाते हैं। हिंद महासागर है। क्यों, एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि भारत की जलवायु कैसी है। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे और उसमें से बताना होगा कि कौन सी जलवायु है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय या उष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु इसको कहते हैं। वो कैसे है इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमने विश्व के एक जो मानचित्र आप देखेंगे तो उसमें यहाँ पे है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं,
0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो भारत की जो अवस्थिति है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में है। 23.5 अंश पे जो कर्क रेखा है वो भारत को लगभग पूर्ण रूप से 2 भागों में विभाजित करती है। ये कुछ ऐसे कारक होते हैं कि जो जलवायु को निर्धारित करते हैं, पहला। दूसरा होता है कि हिमालय की अवस्थिति जो है वो भी है। हिमालय जो करता क्या है, तो पहले कारक की हम बात करते हैं। तो पहला कारक रहा कि अब यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। पहला कारक 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा से भारत की उत्तर की अवस्थिति। तो अक्षांश रेखा से अवस्थिति 0 डिग्री, ये निर्धारित कुछ करेंगे कारक। दूसरा कारक की बात करें तो उत्तर में हिमालय की जो अवस्थिति है वो भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख कारक बन जाता है, क्योंकि जो उत्तर से जो ध्रुवीय पवन में चलती हैं वो हिमालय के माध्यम से भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसलिए भारत का जो प्रदेश है वो शीत जलवायु होने से बच जाता है, शीत जलवायु प्रदेश होने से बच जाता है। तो दूसरा हिमालय की अवस्थिति। तीसरे कारक की अगर हम चर्चा करेंगे तो भारत की जो अवस्थिति है प्रायद्वीपीय, जो भारत है उसमें भारत 3 तरह से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप भी बोला जाता है। भारतीय प्रायद्वीप, उपमहाद्वीप, इस तरह से कुछ वर्ड आते हैं उसमें। तो प्रायद्वीप वो होता है जो 3 तरह से 3 तरह से सागरों से घिरा हुआ प्रदेश प्रायद्वीपीय प्रदेश कहलाता है। द्वीप उसको कहते हैं जो क्षेत्र पूरी तरह से चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ वो द्वीप कहलाता है। 3 तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र प्रायद्वीप। तो समुद्र की या सागरों की अवस्थिति। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग अक्सर सुने होंगे कभी कभी भारत के मानसून में एल नीनो और ला नीनो की घटनाएं आपने सुना होगा। तो एल नीनो और ला नीनो भी भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले एक कारक बन जाते हैं। एक कारक होता है उसका कि वो किस लैटिट्यूड पे है, वो अक्षांश रेखा से अवस्थिति हमने बता दिया 0 डिग्री अक्षांश से, तो किस लैटिट्यूड पे है 23.5 अंश कर्क रेखा, वो अक्षांश रेखा में हो गया। हिमालय की अवस्थिति की जब बात हो गई कि हिमालय की अवस्थिति के कारण शीत प्रदेश नहीं बन पाता, इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का हो जाता है। समुद्र की अवस्थिति में ये कि 3 तरह से सागरों से घिरा हुआ क्षेत्र है जो एक प्रायद्वीपीय प्रदेश कहलाता है। और समुद्र से दूरी भी निर्धारित करती है जलवायु को। जो क्षेत्र समुद्र से ज़्यादा नज़दीक होंगे वो उनके यहाँ जो मतलब दिन के तापमान और रात के तापमान में या जो अंतर होता है वो कम होता है। और जो प्रदेश समुद्र से ज़्यादा दूरी पे होंगे उनके दैनिक तापांतर में जो अंतर होगा वो अधिक होता है। दिन का तापमान ज़्यादा होगा, रात्रि का कम होगा। और जो समुद्र से सटे हुए प्रदेश हैं उनमें दैनिक तापांतरण कुछ होता है, कम के बराबर होता है। तो एल नीनो ला नीनो क्या होता है, समुद्र से दूरी क्या है। तो एल नीनो को शिशु ईसा भी बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे शिशु ईसा। ये हुए कुछ जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। आप ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है कि कौन कौन से कारक हैं, वो मैप के माध्यम से भी मैं आपको समझा दिया। उस कारकों के चर्चा भी आपसे किया कि ये कारक होते हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। आइए थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ने की कोशिश करें और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं।
तो दोस्तों अगला जो पॉइंट है कि कोपेन ने भारत की जलवायु का जो वर्गीकरण किया, जलवायु के वर्गीकरण के उन्होंने कुछ आधार लिए और उन आधारों के आधार पर जैसे वर्षा, तापमान, इन आधारों पर कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ये जब जलवायु का टॉपिक हम भौतिक भूगोल में जब पढ़ाएंगे इसको और विस्तृत से बताएंगे कि विश्व में कौन कौन से जलवायु प्रदेश कहाँ कहाँ हैं। स्पेशली अभी हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत के भौगोलिक जलवायु प्रदेश की ही बात कर लेते हैं। ये भारत के जलवायु ये हम बात कर रहे थे, भारत के जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं। अब इसमें कोपेन ने जो अपने जलवायु का वर्गीकरण दिया वो कुछ A B C D E F इस तरह से करके जलवायु का वर्गीकरण, और जो प्रमुख जो उसमें क्षेत्र थे जो उष्ण, आर्द्र, शीत और कुछ ऐसे क्षेत्रों को उन्होंने स्मॉल लेटर में वर्ड यूज किए हैं, GHIJK, इस तरह से उन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार बनाया और उन्होंने निर्धारित किया कि जो शीत प्रदेश हैं, जैसे ये वाला जो क्षेत्र है, कल हम जो पिछली वीडियो में हमने बताया होगा, आपको ध्यान दिए होंगे, तो ये प्रदेश जो है पश्चिमी घाट का प्रदेश है, ये पूर्वी घाट का प्रदेश है, इधर जो है पठारी क्षेत्र था, इधर पहाड़ी है, हिमालय की जो पहाड़ियाँ थी, रेंज था, इधर कुछ एरिया था जो रेगिस्तानी था, नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र थे वो भी पूर्वी घाट, पूर्वी जो पहाड़ियाँ थे उनके क्षेत्र में आए। तो इस तरह से कुछ जलवायु प्रदेश यहाँ पे दिखने को हमको ऐसे दिखने को है कि जो ये क्षेत्र है ये वर्षा ज़्यादा प्राप्त करता है, और ये क्षेत्र जो असम का, नॉर्थ ईस्ट का जो ये पूरा एरिया है, ये वर्षा इधर की शाखा अरब सागर से प्राप्त कर रही है और इधर की बंगाल की खाड़ी से। तो यहाँ पे जो जलवायु होगी, जो जलवायु प्रदेश होंगे यहाँ पे, वो कुछ ऐसे होंगे कि जैसे आप लोग सुने होंगे स्टेपी तुल्य जलवायु, सवाना तुल्य जलवायु, उष्ण आर्द्र जलवायु, टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। तो ये जो रीजन है ये बहुत ही ठंड प्रदेश है। तो यहाँ की जो जलवायु, ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, इधर का जो प्रदेश है वो काफ़ी पहाड़ी एरिया का रीजन है और ठंड प्रदेश है, इसलिए यहाँ की जो जलवायु है ध्रुवीय जलवायु प्रदेश कहलाता है। इधर का जो एरिया है यहाँ पे रहने लायक जनजीवन है, पहाड़ी एरिया है, पर उतना हिम जो होता है या बर्फ़बारी नहीं हो पाती है। तो यहाँ का जो प्रदेश कहलाएगा वो टुंड्रा हो जाएगा। जो वनस्पतियाँ होंगी वो टुंड्रा में कैसी होंगी, ध्रुवीय में कैसी होंगी, बताते हैं अभी। इधर की जो जलवायु है इसको उन्होंने स्टेपी तुल्य जलवायु कहा। ये विश्व में भी ऐसी जलवायु प्रदेश देखने को मिलते हैं। भारत एक ऐसा प्रदेश है जिसकी अवस्थिति इस तरह से निर्धारित है कि यहाँ पे सारे जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। ये अपने आप में गर्व करने की ही बात है कि हम ऐसे देश में जन्मे हैं जहाँ पे सब चीज़ देखने को मिल जाती है हमें। स्टेपी तुल्य जलवायु है, इधर का जो क्षेत्र है वो आर्द्र है, लघु शुष्क है, इसकी लघु शुष्क ऋतु वाला प्रदेश है, यानी कि वर्षा प्राय होती रहती है, लघु शुष्क ऋतु का प्रदेश है।
शुष्क शीत ऋतु है, इधर जो मैदानी एरिया है शुष्क शीत ऋतु है। क्योंकि शुष्क शीत ऋतु है, जो गर्मी के मौसम में क्या होता है, यहाँ का जो प्रदेश है वो गर्म रहता है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और ठंड के समय में यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। कुछ वेरिएशन नहीं करता है, तब भी दिन का तापमान अगर लिया जाए गर्मी में तो 40-40 के डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, और शीत की बात करें तो कुछ 8-9-10 तक चला जाता है, इस तरह का वेरिएशन करता है। तो शुष्क शीत ऋतु वाला ये प्रदेश है। तो दोस्तों कुछ और भी प्रदेशों की उन्होंने चर्चा किया है, जैसे लघु ग्रीष्मकाल है, यहाँ लघु ग्रीष्म है, लघु ग्रीष्म ऋतु का प्रदेश है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण ये रहा। आइए कुछ अगले अपने पार्ट की ओर बढ़ते हैं और ये चर्चा करते हैं कि भारतीय मानसून जो बहुत वो है हमारे जलवायु में पढ़ने के लिए, भारत के जलवायु में, कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए थे। तो उत्पत्ति के सिद्धांत, मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो मानसून की उत्पत्ति के लिए प्रमुख 4 सिद्धांत दिए गए थे, जिसमें पहला सिद्धांत जो था वो तापीय सिद्धांत था। पहला सिद्धांत तापीय सिद्धांत। उसके बाद पछुआ या पश्चिमी जो पवनों के द्वारा जो विक्षेप होता है उसके द्वारा जो दिया गया, तो विषुवतीय पछुआ पवन उसको कहते हैं। विषुवतीय पछुआ पवन। विषुवतीय पछुआ पवन और जेट स्ट्रीम और एल नीलो भी यहाँ ये निर्धारित करते हैं भारतीय मानसून को। जेट स्ट्रीम और एल नीनो, ला नीना सब इसमें है। तो पहले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं 2, 3, 4 कि तापीय सिद्धांत में क्या कहा गया था। तापीय सिद्धांत में ये आगे लोगों ने सिद्धांत दिया और बताया कि जिस तरह से कहीं पे गर्मी पड़ती होती है, कोई स्थल है, कोई जल प्रदेश है, जल है, कहीं पे महासागर है, तो तापीय सिद्धांत में कहा गया कि स्थल के प्रदेश गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और उनकी तुलना में चूँकि पानी जो होता है उसकी जो टेम्परेचर वेरिएशन करने की जो कैपेसिटी है वो स्थल से कम होती है, क्योंकि और जो इसके द्वारा जो मतलब स्थलों के पे जो टेम्परेचर बढ़ा, स्थलों पे जो तापमान की वेरिएशन कर रहा है और जो सागरों का तापमान वेरिएट कर रहा है, इनके बीच जो परिवर्तन हो रहा है उसी को इन्होंने तापीय सिद्धांत में कहा कि गर्म होगा और उसकी कंपेयर में सागर का जो जल होता है वो कम गर्म होगा, जिससे एक स्थिति पैदा होगी कि अत्यधिक उच्च तापमान से यानी अधिक तापमान से जो टेम्परेचर है वो कम तापमान की तरफ जाता है। तो हवाएं जो होती हैं गर्म होके जब ऊपर उठेंगे स्थल के, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा स्थल पे अधिक गर्म के कारण लो प्रेशर बनता है, और सागर पे इसके कंपेयर में उस समय हाई प्रेशर होगा, उच्च दाब जिसको कहते हैं। तो जो हवाएं चलेंगी वो हाई प्रेशर यानी उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। तो तापीय सिद्धांत में इतनी बात कहा गया। आप लोग सुने होंगे सागर समीर, पवन समीर, स्थल समीर। सागर समीर, स्थल समीर के नाम आप लोग सुने होंगे, कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है, पढ़ने को भी किताबों में आप लोग देखे होंगे। तो सागर समीर क्या है, स्थल समीर क्या है,
यहाँ से उस चीज़ को समझिए। जब स्थल का टेम्परेचर, जैसे गर्मी का समय है मान लीजिए, और गर्मी के समय में स्थल का तापमान बढ़ गया और सागर का तापमान उसके कंपेयर में कम है, तो जहाँ प्रेशर बेल्ट होगा, जो प्रेशर बनेगा वो हाई प्रेशर होगा और स्थल पे लो प्रेशर होगा, तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी। उनका स्थान लेने के लिए सागरों से हवाएं स्थल की तरफ चलती हैं, तो उसे हम सागर समीज कहते हैं। और जब स्थिति इसके उलट होगी, यानी कि ठंड के रीजन में, तो ठंड में स्थल का जो एरिया है वो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा विथ ए कंपेयर सागर के या समुद्र के। तो होता क्या है कि स्थल पे जो क्या हाई प्रेशर बनेगा, उच्च दाब जिसको कहते हैं, सागर पे उसके कंपेयर में निम्न दाब बनता है, और जो उस पवन चलती हैं फिर उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं, तो स्थल से जब समुद्र की तरफ चलेंगी तो उसको हम स्थलीय समीर कहते हैं। तो इतनी बात तापीय सिद्धांत में है। आइए विषुवतीय पछुआ पवन की हम बात करते हैं कि विषुवतीय पछुआ पवन क्या है। विषुवतीय पछुआ पवन विषुवतीय पछुआ पवन की बात करते हैं दोस्तों। पछुआ पवन जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि पश्चिम से चलने वाली हवाएं हैं, विषुवत से ही लग रहा है कि विषुवत रेखा की तरफ जो पार्ट है वहाँ की बातें हम चर्चा कर रहे हैं। तो विषुवतीय पछुआ पवन जो होता है, ये ग्लोब है या पृथ्वी इसको मानिए आप। यहाँ पे जो एरिया है वो 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको विषुवतीय रेखा कहते हैं। 23.5 अंश पे कर्क रेखा है आपकी, 23.5 अंश उत्तर में, 23.5 अंश दक्षिण में आपकी मकर रेखा है, ये मकर रेखा है। 23.5 अंश कर्क रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा है, और इधर जो है हमारा उत्तरी ध्रुव और इधर है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे 66.5 अंश और यहाँ पे 66.5 अंश। ये कुछ इस तरह का वो ग्लोब पे जो निर्धारित किया गया अक्षांशों को, जो रेखाओं को ऐसे निर्धारित किया गया है। तो ये जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो उष्ण कटिबंध, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए उष्ण कटिबंध क्या होता है कि 0 डिग्री अक्षांश से जो रेखाएं हैं 5 डिग्री तक या 10 डिग्री तक के जो एरिया होते हैं पूरे, वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये आ जाते हैं। ये पूरे एरिया ये 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री नॉर्थ में उष्ण कटिबंध में ये एक प्रदेश आते हैं। अब जो हवाएं विषुवतीय पछुआ पवन की बात कर रहे हैं, तो विषुवतीय पछुआ पवन हवाएं कैसे चल रही हैं? 2 पवनों की बात हो, 3 पवनें होती हैं। एक होती हैं विषुवतीय, जो व्यापारिक पवनें कहते हैं उनको। दूसरी जो होती हैं वो पछुआ पवनें होती हैं, और तीसरी जो ध्रुवीय पवनें जो उत्तर से और दक्षिण ध्रुवों से चलती हैं। तो पछुआ पवन, जो व्यापारिक पवन, ये अक्सर उत्तर में कुछ इस तरह से आती हुई दिखेंगी। विषुवतीय पवन व्यापारिक पवनें हैं, ये व्यापारिक पवनें। तो व्यापारिक पवनें हैं, ये जो पवनें हैं ध्रुव विषुवत रेखा की तरफ चल रही हैं। जब ये पवनें इधर 23.5 अंश से चलती हैं, तो इधर से सागर को, एरिया के पार्ट को, सागर से आर्द्र जो हवाएं होती हैं गर्म होती हैं, तो सागर से आर्द्रता ग्रहण करती हुई आगे बढ़ती हैं और प्रदेशों में वर्षा करती हैं। और पछुआ पवन इस तरह चलती हैं उल्टे इसके। तो विषुवतीय पछुआ पवन
भी उत्पत्ति सिद्धांत में कहा गया कि विषुवतीय जो पछुआ पवनें हैं वो भी मानसून को और जलवायु को निर्धारित करती हैं, क्योंकि विषुवतीय पछुआ पवनों के द्वारा भी वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ वो अलग चीज़ है जो ठंड के समय, शीत ऋतु के समय होती हैं। जेट स्ट्रीम क्या होता है? जेट स्ट्रीम ग्लोब है। यहाँ पे जो रेखा होती है विषुवत रेखा के पास में, ITCZ इसको बोलते हैं, ये हमारे निर्धारित करते हैं जब इसमें खिसकाव होता है उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ। ये उत्तर की तरफ ITCZ जब का खिसकाव होगा और दक्षिण की तरफ। तो जेट स्ट्रीम जो होती है वो पश्चिम से पूरब की तरफ चलने वाली हवाएं, उनका वेग 350 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलते हैं, काफ़ी तेज़ी से, और कुछ हमारे पृथ्वी के तल से 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पवनें चलती हैं पश्चिम से। पश्चिम में जो प्रदेश होते हैं, अगर हम विश्व की बात कर लेते हैं, एक नक्शा ऐसे देखें, अगर हम मानते हैं कि इधर हमारा उत्तरी अमेरिका है, इधर दक्षिणी अमेरिका है, इधर अफ्रीका का भाग है, और ये हमारा रसिया, चाइना, रसिया का एरिया है, और कुछ इंडिया की अवस्थिति यहाँ पे अगर है, अगर इंडिया की अवस्थिति मानते हैं यहाँ पे अगर है 23.5 अंश है ये, और ऑस्ट्रेलिया इधर है, ये यूरोप का प्रदेश हुआ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे एक सागर पाया जाता है जिसको हम भूमध्य सागर कहते हैं। जेट स्ट्रीम में इनका भी कोई, जेट स्ट्रीम जो होता है उस पश्चिम से पूरब की तरफ, हमने बताया कि पश्चिम से पूरब की तरफ चलती हैं, और ये जो होती हैं धरातल से ऊपर रहती हैं 10-12 किलोमीटर की डिस्टेंस में। तो जो हमारा सूर्य है, ये सूर्य हमेशा कर्क और मकर रेखा के बीच में ही चमकता है। तो सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है इस पे, तो जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होगा यानी उत्तर दिशा में जाएगा, तो हमारी ITCZ की जो पेटियां हैं वो उत्तर की तरफ खिसकेंगी। जेट स्ट्रीम जो पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ, वो हिमालय की तरफ खिसक जाती हैं, हिमालय के उस तरफ। कभी कभी इसके 2 पार्ट होते हैं जो आप पश्चिमी विक्षोभ में पढ़ेंगे। तो उत्तरी पार्ट हो जाता है, हिमालय के नीचे के पार्ट हो जाते हैं। जब ये दक्षिण की तरफ सन का मूवमेंट होता है, दक्षिणायन होती हैं ठंड के समय में, तो ITCZ की जो पेटियां हैं वो दक्षिण की तरफ शिफ्ट होती हैं, और जो जेट स्ट्रीम की पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही थी वो अब कुछ फिर से मैदानी प्रदेशों में बहने लगती है। तो जेट स्ट्रीम क्या होती है? पश्चिम से पूरब की तरफ चलने वाली वे हवाएं जो 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी ज़्यादा चलती हैं, और धरातल से वायुमंडल की तरफ ऊपर 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई के पे चलती हैं, उन्हें हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। ला नीना को समझिए। ला नीना क्या होता है? ला नीना भी मौसम की जलवायु को प्रभावित करता है, भारत की मानसूनी जलवायु को। ला नीना एक गर्म कह सकते हैं कि जब पेरू की तट से चलने वाली जो हवाएं हैं, इधर प्रशांत महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, इधर हिंद है, बता दिया था आपको, इधर आर्कटिक अटलांटिक महासागर है। ये जब आप जलवायु के पार्ट को जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप ये चीज़ों को समझें कि ला नीना की बात हो रही है, जिसको हम ईसा शिशु कहते हैं, शिशु ईसा जिसको बोल लें, शिशु ईसा। तो यहाँ से चलने वाली जो
जलधाराएं हैं, गर्मी के समय में क्या होता है कि यहाँ पे जो तापमान होता है, भारत के प्रायद्वीपीय भारत का तापमान गर्मी के समय में निम्न होगा, क्योंकि गर्म हवाएं होने, जब टेम्परेचर वेरिएशन करता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो हवाएं गर्म के ऊपर उठेंगी और वहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। समुद्र में वहीं पे हिंद महासागर में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, जिससे हवाएं जो हैं यहाँ से प्रशांत महासागर से होते हुए हिंद महासागर से मेडागास्कर के पास से होते हुए वो भारत में प्रवेश करती हैं। और ला नीना की कंडीशन में क्या होता है कि जो ये धाराएं हैं, यहाँ से ये गर्म जलधाराएं आती हैं। यहाँ का समय जब मानसून की स्थिति होती है, उस समय अगर यहाँ पर उच्च दाब है, यानी कि यहाँ के जो जल है वो ठंडे हैं, तो गर्म जलधाराएं यहाँ जाके इनके साथ जुड़ती हैं। जब हिंद महासागर की जलधाराओं के साथ, तो यहाँ के टेम्परेचर को कम कर देते हैं, जिससे उच्च वायुदाब को जो क्षेत्र बनने वाला होता है, वो उसके उच्च वायुदाब क्षेत्र बनने की में गिरावट आने लगती है, जिससे मानसून बनने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती है और उस साल सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसको ला नीना कहते हैं। तो ला नीना 8-10 साल में आता है। वो हमारे मानसून के लिए भी खतरनाक है और कृषि के लिए भी बहुत ही इसको खराब माना जाता है। इसके विपरीत होता है एल नीनो की बात कर रहे थे, सॉरी, एल नीनो। ला नीना जो होता है, ला नीना इसके जस्ट विपरीत है। ला नीना की जब कंडीशन बनेगी तो उस समय जो वर्षा की मात्रा होगी सबसे ज़्यादा होगी ला नीना में, और यहाँ पे जो हमारा उच्च हिंद महासागर का जो क्षेत्र है मेडागास्कर के पास में, वहाँ उच्च दाब बनने की कंडीशन ज़्यादा हो जाएगी, उच्च वायुदाब के क्षेत्र जब होगा। और जब उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, तो हवाएं हिंद महासागर मेडागास्कर से पार करते हुए और भारत में प्रवेश करेंगी और वहाँ पे वर्षा करेंगी। तो ला नीना वर्षा के लिए, मानसून के लिए अच्छा सूचक होता है जिस साल आता है, और एल नीनो भारत के मानसून के लिए बुरा सूचक है। इसमें सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये कुछ तापीय उत्पत्ति के सिद्धांत हैं जिसकी हमने चर्चा आपसे की है। अगले टॉपिक की हम बात करते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं, जो अभी इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं क्या होती हैं। जो एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून ही हमारी जलवायु है, जो क्या कह सकते हैं, मौसम है, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही भारत में वर्षा का निर्धारण होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून होता क्या है कि जो अभी मैंने कंटिन्यूस किया कि प्रशांत महासागर से जो जलधाराएं चलेंगी, वो अपने साथ आर्द्रता लेते हुए आगे बढ़ती हैं, क्योंकि उस समय दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति 2 कंडीशन में उत्पन्न हो सकती है। एक तो जो भारत की जो अवस्थिति है कि 3 तरफ से घिरा हुआ है सागरों से, सागरों से घिरा हुआ प्रदेश है, और ये हिंद महासागर का क्षेत्र हुआ, हिंद महासागर का क्षेत्र है ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे मेडागास्कर का क्षेत्र है, मेडागास्कर जिसको बोलते हैं। 0 डिग्री विषुवत रेखा है, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा कि भारत में जो मानसून आ रहा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून ही होता है।
और इधर प्रशांत महासागर है, इस पूरब साइड में प्रशांत महासागर का है। तो प्रशांत महासागर में जब ग्रीष्म ऋतु का समय है, दो चीज़ें यहाँ समझेंगे हम ग्रीष्म ऋतु में, और यहीं से आगे की चीज़ें जुड़ेंगी। तो ग्रीष्म ऋतु के समय क्या होगा कि उस समय भारत की जो उत्तरी क्षेत्र है, जो भारत का प्रायद्वीपीय प्रदेश है, वो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म होगा। जब गर्म होगा तो जो हवाएं हैं वो ऊपर उठेंगी, और उस जगह का जो क्षेत्र होगा वो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा। उसी समय ग्रीष्म ऋतु में ही प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, उस हिंद महासागर के क्षेत्र में, चूँकि जल जो होता है वो स्थल से कम जल्दी गर्म नहीं होता है, तो प्रशांत महासागर से जो हवाएं हैं वो उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। उधर प्रशांत महासागर से हवाएं जो चलेंगी वो अपने साथ आर्द्रता लेते हुए चलेंगी, और कुछ मेडागास्कर से होते हुए ये हिंद महासागर के से होते हुए आगे बढ़ेंगी, क्योंकि उस समय इधर का जो क्षेत्र होगा उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, इधर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना हुआ है ग्रीष्म ऋतु के समय। तो हवाएं जो चलेंगी वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगी। तो दक्षिण पश्चिम मानसून को इसको कहते हैं इसलिए क्योंकि ये दक्षिण से चल रही हैं और पश्चिम के साइड में है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून हुआ। अब इन हवाओं, अब यहाँ पे आने के बाद ये हवाएं कुछ तमिलनाडु केरल के तट पे टकराती हैं। आप लोग सुने होंगे केरल में जब ये हवाएं पहली बार टकराएंगी तो वहाँ जो वर्षाएं करेंगी, तो वहाँ के आम के फसलों के लिए भी ये बहुत लाभदायक होती हैं। जब ये हवाएं यहाँ पहुँचेंगी तो यहाँ से इसकी 3 शाखा बनती है। एक जिसको अरब सागर की शाखा कहते हैं, दूसरी जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। अरब सागर की शाखा भी यहाँ से 2 डिवाइड होती है, एक शाखा गुजरात की तरफ चली जाती है, एक शाखा जो होती है महाराष्ट्र की तरफ, और दूसरी शाखा जो होती है वो कच्छ के रण की तरफ बढ़ते हुए आगे चलती है। यहाँ हमारी अरावली श्रेणी है, ये कैसे अहम भूमिका है मेरी भाई की। जब ये हवाएं दक्षिण पश्चिम की हवाएं जो चली उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र तरफ, तो अरब सागर की शाखा में बंगाल की खाड़ी की शाखा में डिवाइड हुई, और आगे बढ़ के ये 2 डिवाइड हुआ, एक महाराष्ट्र की तरफ हुई जो पश्चिमी घाट की तरफ जाएंगी, और दूसरी जो उसकी शाखा होगी वो कच्छ के रण से होते हुए गुजरात से आगे बढ़ेंगी। अब ये समझिए वर्षा की स्थिति भी ऐसे ही होगी। जब यहाँ पे आएंगी हवाएं टकराएंगी तो यहाँ केरल की तरफ वर्षा करेंगी, और जब ये शाखा अरब सागर की तरफ बढ़ेगी तो यहाँ पश्चिमी घाट है भारत का, तो पश्चिमी घाट पे सबसे ज़्यादा वर्षा करती है। तो पश्चिमी घाट पे इसलिए जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आगे है हवाएं जो बढ़ेंगी कच्छ के रण से होती हुई तो कुछ वर्षा यहाँ करेंगी, पर चूँकि अरावली की जो स्थिति है कुछ ऐसे है तो हवाएं इसको रोक नहीं पाती हैं, जो आर्द्र हवाएं हैं। तो जब हवाएं उसको रोक नहीं पाएंगी और उन्हीं की हवाओं के डायरेक्शन में ही होगा तो हवाएं उसको पार करते हुए चली जाएंगी। इसलिए यहाँ का जो क्षेत्र होता है वो रेगिस्तान की तरफ, रेगिस्तानी क्षेत्र पड़ जाता है, क्योंकि हवाएं जब यहाँ से टकराएंगी नहीं तो वर्षा करेंगी नहीं। इसलिए दिल्ली में भी कम बारिश होगी, आगरा में, मथुरा में, सब में कम बारिश होती है। बंगाल की खाड़ी की जो शाखा चलेगी वो आगे जाते हुए इधर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में कुछ पहाड़ी रीजन है। आपको हमने बताया था पिछली वीडियो में कि वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, मेघालय के जो पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया की जो श्रेणियाँ हैं वहाँ पर्वत श्रेणियाँ, तो वहाँ से जाके ये टकराती हैं हवाएं बंगाल की खाड़ी की। बंगाल की खाड़ी की हवाएं यहाँ से टकराने के बाद वर्षा करती हैं, इसलिए यहाँ पे चेरापूंजी, मासीनरा में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब यही हवाएं बंगाल की खाड़ी की हवाएं कोरियालिस बल, जब हम जलवायु पढ़ाएंगे तो उसमें एक बल आता है कोरियालिस बल के कारण ये हवाएं का मूवमेंट जो होता है वो, चूँकि इधर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है, उस समय बंगाल की खाड़ी में भी उच्च वायुदाब है, यहाँ से भी आर्द्रता ये ग्रहण करेंगी और हवाएं बढ़ते हुए हमारे मैदानी प्रदेश से गुजरेंगी, जिसमें आपका है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वर्षा करते हुए हवाएं आगे बढ़ती चली जाती हैं। यहाँ पे भी चूँकि अरावली की स्थिति ऐसी है, उनसे ये हवाएं टकरा नहीं पाती हैं, और वहाँ तक जाते जाते इन हवाओं में जो आर्द्रता की मात्रा होती है वो घटती चली जाती है, और वहाँ पे जाने पे दिल्ली में बारिश से, दिल्ली राजस्थान में बारिश कम होती है। तो ये हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून की
बातें हैं जो मानसून क्रिएट होता है और वर्षा करता है। अभी इसको जब वर्षा का टॉपिक जोड़ेंगे तो इसको एक बार फिर से मैं समझाऊंगा इसी मानसून को, और इसी मानसून को जोड़ूंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कहाँ वर्षा ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी, कौन सा वृष्टि छाया प्रदेश बनेगा, ये जब इसके अगले वाला टॉपिक जब जुड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ पिछला जो लेक्चर होता है या वीडियो होता है वो उसका बेस क्रिएट होता है, और आगे का जो हम पढ़ाएंगे वो उसका उसमें जोड़ने के लिए होता है। तो इसलिए आपको कनेक्ट करते रहिए चीज़ों को। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर लिया हमने। अब आते हैं मानसूनी वर्षा की जो विशेषताएं हैं। तो चूँकि मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा भी हो रही हैं और उत्तर पूर्वी जो हवाएं हैं उनके द्वारा भी भारत में हो रही हैं। ये दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा बताया भी हमने, यहाँ पे पश्चिमी घाट में बहुत ज़्यादा होंगी। जब यही अरब सागर की शाखा कच्छ के खाड़ी में जाएंगी तो वहाँ वर्षा की मात्रा कुछ कम होगी। और ये जब हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ चलती हैं तो उस समय इधर तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा नहीं होगी। आगे जाके मासीराम चेरापूंजी में मेघालय में वर्षा हो रही ज़्यादा होगी वर्षा। ये हवाओं का मूवमेंट कुछ इधर से होगा, पश्चिम की तरफ घूमेंगी, उत्तर पश्चिम की तरफ, तो कुछ वर्षा का वितरण वहाँ करेंगी, वर्षा वहाँ करेंगी। तो ये हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा। और जो दूसरी वर्षा होती है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, दूसरी जो वर्षा होगी वो उत्तर पूर्व से जो हवाएं चलती हैं वो भी वर्षा के लिए निर्धारित एक कारक बनती हैं, क्योंकि उस समय तिब्बत का पठार ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। हमारी जेट स्ट्रीम जो होती है वो भी शिफ्ट कर जाती है किधर, तिब्बत की तरफ। ITC जेट जो होता है वो भी हमारा विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो तिब्बत से जो चलने वाली गर्म हवाएं हैं वो पार करके मैदानों में या भारत के महाद्वीपीय प्रदेश में प्रवेश करती हैं, जिससे यहाँ का जो क्षेत्र बनता है वो निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। और ये भी मानसून को प्रभावित करने के लिए या उत्प्रेरित करने के लिए कारक बनता है। यहीं से जो हवाएं चलेंगी जिसको हम लौटते हुआ मानसून कहते हैं, तो वो उत्तर पूर्व के द्वारा भी मानसून जो हवाएं वर्षा होगी वो तमिलनाडु के क्षेत्र में होगी ठंड के सीजन में। ग्रीष्म ऋतु में वर्षाएं कम होंगी, शीत ऋतु में वर्षाएं तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए पिछले कुछ न्यूज़ में आपने सुना होगा कि तमिलनाडु में ठंड के ऋतु में शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा बारिश के कारण वहाँ की बाढ़ जैसी स्थिति देखने को सामने आई। तो ये है वर्षा का वितरण। मानसून का निवर्तन क्या होता है? मानसून का निवर्तन भी इससे जुड़ा हुआ एक शब्द है। निवर्तन ज्योग्राफिकल वर्ड है, आप अपनी भाषा में उसको मानसून का वापसी कहते हैं या मानसून का लौटना कह सकते हैं। तो मानसून का निवर्तन, तो मानसून का निवर्तन दोस्तों ये कंडीशन कब बनेगी? हमने कहा कि जब ग्रीष्म ऋतु होगी तो उस समय मैदानी क्षेत्रों में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा स्थल खंड पे, और जो समुद्र एरिया है वहाँ उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, और जो हवाएं होंगी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगी और वर्षा का वितरण करेंगी। तो वो होता है हवाओं के चलने का क्रम भारत में। मानसून का निवर्तन जो होगा मानसून का लौटने की स्थिति होती है। और ये स्थिति कब बनती है हमारी? शीत ऋतु में। शीत ऋतु में कंडीशन क्या होगा उसका जस्ट अपोजिट कर लीजिए। शीत ऋतु में जो ये हिंद महासागर का एरिया है अब ठंड पड़ने लगी, जो सूर्य हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा से अब मकर रेखा की तरफ शिफ्ट करने लगेगा। सितंबर के बाद जो अभी ये महीना चल रहा है, अभी इसी समय अभी आप 2-3 दिन पहले न्यूज़ में सुनेंगे कि अब मानसून लौट चुका है, मानसून लौट चुका है। वो कंडीशन यही है, इसको आप जोड़िए करंट से कि मानसून का लौटना यही है कि जो हवाएं हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं चली वो वर्षा करते हुए बंगाल की खाड़ी से होते हुए और ये मैदानी भागों में प्रवेश करते हुए चली जाती हैं उत्तर पश्चिम की तरफ। जो लौटती हुई हवाएं हैं, मानसून का जो लौटना है उस समय यहाँ पे उच्च वायुदाब का निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनने लगेगा, क्योंकि स्थल खंड जो होंगे वो बहुत जल्दी गर्म भी होते हैं, बहुत जल्दी ठंडा भी होते हैं विथ कंपेयर वाटर के। तो हवाएं जो होंगी वो लौटने के क्रम में
यहाँ बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करेंगी। आर्द्रता का मतलब होता है जब वायु में जो जल की उपस्थिति उसी को आर्द्रता कहते हैं। तो यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करते हुए ये तमिलनाडु में वर्षा करते हुए रिटर्न हो जाती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उस समय स्थलखंड पे उच्च वायुदाब है और जलखंड पे हमारा निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना हुआ है। तो इसी को कहते हैं मानसून का निवर्तन या मानसून का लौट जाना। अभी ये सितंबर में स्टार्ट होता है, उसके बाद शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, जो अब शुरू हो गया है अब धीरे धीरे। अगला पॉइंट हम लेते हैं मानसून का विच्छेद। धीरे धीरे दोस्तों इस जलवायु में, जो भारत की जलवायु के, इसके हम अंतिम पड़ाव पे आपको बताने जा रहे हैं मानसून का विच्छेद। उसके बाद ऋतु की चर्चा कर लेंगे। तो मानसून विच्छेद क्या होता है? अक्सर आपने सुना होगा मानसून विच्छेद। विच्छेद जैसा शब्द सही लग रहा है कि कोई चीज़ टूट गई है, क्रम टूट गया उसका, तो सही समझ रहे हैं दोस्तों आप। विच्छेद का मतलब ये होता है कि कभी कभी आप मानसून में, जब मानसून हमारा आता है जून के समय में, 21 जून के बाद जो मानसून आता है, पहली बारिश जो होती है जुलाई में, उसके बाद अगस्त में जो बारिश की सिचुएशन होती है, तो कभी कभी बारिश जो एक हफ्ते होने के दौरान बीच में कभी कभी बारिश का जो क्रम है वो रुक जाता है। 10 दिन बारिश हुई, उसके बाद 2 दिन 4 दिन, एक सप्ताह बारिश हुई ही नहीं। तो जो ये कंडीशन होती है कि एक सप्ताह तक बारिश न होने के बाद फिर उसके बाद बरसात स्टार्ट हो गई, 10-15 दिन तक लगातार बारिश होने लगी, तो बीच में मानसूनी वर्षा के बीच में जो क्रम होता है उसका टूट जाना ही मानसून का विच्छेद कहलाता है। अगला टॉपिक लेते हैं, इसमें जलवायु में ही अगला पॉइंट ऋतु की बात करते हैं। तो ऋतु चूँकि ग्रीष्म है और 2 शीत ऋतुओं की चर्चा कर लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु का भी कंडीशन होगी। ग्रीष्म ऋतु ये अगर ग्लोब है हमारा विश्व का नक्शा और 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री अक्षांश है, तो कर्क सूर्य की जो स्थिति होगी वो बताया हमने कि कर्क और मकर रेखा के बीच में ही होती है। जो सूर्य हमारा है जब उत्तर की तरफ उत्तरायण होता है तो उस समय जो प्रकाश सूर्य से आता है पृथ्वी पे, ये कर्क और मकर रेखा के बीच में ही आता है, सूर्य का मूवमेंट होता है। तो जब ये कर्क रेखा की तरफ मूवमेंट होगा इसका, तो उसकी अवस्थिति कुछ जो सूर्य की होगी कुछ सीधे डायरेक्शन में होने लगेगी, जो तिरछा आ रहा था अभी सनलाइट। और ITCZ हमने बताया था वो भी शिफ्ट हो जाएगा उत्तरायण में, तो वो ग्रीष्म ऋतु की सिचुएशन होगी। अब जब यही सन का मूवमेंट मकर रेखा की तरफ होगा, शीत ऋतु में मकर रेखा की तरफ होगा, तो ITCZ जो होता है वो भी दक्षिण की तरफ मूवमेंट उसका करता है। और चूँकि स्थलखंड है बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो यहाँ की जो कंडीशन बनने लगती है वो शीत ऋतु की कंडीशन बनने लगती हैं। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक चीज़ को अगर आप समझिए कि हवाओं का क्रम कैसा है, तो आप ये समझ पाएंगे कि कहाँ पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है, कहाँ स्थल है और जल है, भारत की अवस्थिति कहाँ पे है। जो जलवायु का बताएंगे तो हम इस सारी चीज़ों को बहुत ही एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कैसे ये हवाएं का चलने का क्रम है। अभी ये भारत के जलवायु के लिए इतना बहुत है आपके लिए समझने के लिए। क्वेश्चन जो आएंगे कुछ रिलेटेड होंगे, बहुत ही कम, कि जैसे अभी पिछला एक क्वेश्चन आया था PCS में ही कि भारत कौन सा जलवायु प्रदेश है, तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलवायु प्रदेश कहलाता है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा है। बस इतना 1 2 3 क्वेश्चन बनते हैं। कुछ संबंधित हो जाते हैं कि मानसून का निवर्तन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानसून का निवर्तन, चूँकि वर्ड ऐसा लगता है कि कुछ कठिन है, तो मानसून का निवर्तन मानसून का लौटना हो गया। मानसून विच्छेद जो होता है, मानसून के क्रम में ही, वर्षा के क्रम में ही, जब वर्षा 10 दिन हफ्ते भर होने के बाद बीच में क्रम जब उसका टूट जाता है तो उनका मानसून का विच्छेद कहते हैं। तो सारी चीज़ें जलवायु में कवर हो रही हैं। अगला जब हम टॉपिक लेंगे तो जलवायु को ही हम अपना बेस बनाएंगे। पिछला हमने बताया था जब उसकी अवस्थिति लिया था, तो आज मैप के द्वारा समझाया उसको कहाँ पे वर्षा हो रही है। अब अगला टॉपिक जो इससे जुड़ेगा वो जलवायु के बाद वर्षा ही हम पढ़ाएंगे। तो वर्षा से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे
तो वहाँ के जो प्राकृतिक वनस्पति उसकी चर्चा करेंगे, फिर मृदा की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक के बाद एक क्रम है। उसके बाद जो हमारे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उद्योग हैं उनकी चर्चा करेंगे, और होते हुए नगरीकरण आपदा प्रबंधन से होते हुए हमारा इंडियन ज्योग्राफी खत्म होगा। तो बेस पिछला है, करंट में जो हम पढ़ेंगे वो हमारा अगले टॉपिक के लिए पिछला जो होगा वो क्या बोलते हैं बेस होगा, और अगला उसमें हम कनेक्ट करते चलेंगे। तो दोस्तों क्लासेस पर लगातार बने रहिएगा, वीडियो बराबर देखिएगा। एक बार दो बार चीज़ें अगर आप देख लेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेंगी, और आप अधिक गहराई में इन चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बनने लगे हैं वो ज़्यादा कुछ गहराई में ही जाके बन रहे हैं कि चीज़ों की आपकी विस्तृत जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, और प्रेप एकेडमी पर आपका स्वागत है, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।